हे हाय एवरीवन, द बोरिंग डायरी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट आतंकवादी हमले के बारे में, जो कि डोडा, जो कि जम्मू में है, वहाँ पे हुआ है। और इसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडियन आर्मी के 4 जवान शहीद हो गए हैं। उन सभी के परिवारों को श्रद्धांजलि। आज हम आगे चल के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस अटैक के पीछे के रीजंस, कुछ हिस्ट्री और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का इन अटैक्स के ऊपर एक बहुत ही लैकलस्टर, एक बहुत ही ढीला रवैया। साथ ही में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रोबेबल टेक्निकल सॉल्यूशंस। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के वीडियो का शुभारंभ करते हैं। साथ में नोट्स लेके बैठा हूँ, तो नीचे देखूँ तो बुरा मत मानिएगा। मैं मोदी जी जैसा अच्छा बात नहीं करता हूँ। तो जब हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म के बारे में, पाकिस्तान आर्मी के एक्स जनरल ने ये बात कही थी कि अगर इंडिया को कन्वेंशनल वॉर में नहीं हरा सकते, तो अगर इंडिया को कश्मीर के मामले में एक स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल लेवल पे कमज़ोर करना है, तो उनकी एक स्ट्रेटेजी थी, वो था कि इंडिया को 1000 छोटे छोटे घाव देके उसको कमज़ोर करना, उसको अंदर से कमज़ोर करना। इसी स्ट्रैटेजी को बाद में 2020-21 के अराउंड एक बहुत ही ऑफिशियल फॉर्म मिला, एक बहुत ही ऑफिशियल बैकअप मिला इन फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट दैट वाज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान दैट डिस्कस्ड अबाउट वेरियस टेक्निक्स जिससे इंडिया को कमज़ोर किया जा सकता है। तो आज हम इसमें समझेंगे कि क्यों ये अटैक्स हो रहे हैं। ये पहला अटैक नहीं है। इसमें पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मैं जब जम्मू को हाईलाइट कर रहा हूँ और उसमें जम्मू एंड कश्मीर साथ में नहीं ले रहा हूँ, तो उसका कहने का ये मतलब है 370 हटने के बाद से कश्मीर में एक तरीके से एक बहुत ही सैचुरेटेड सिस्टम बना दिया है हमारे मिलिट्री ने और हमारी सरकार ने कि वहाँ पे कोई एंटी सोशल काम करना बहुत मुश्किल है। इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देना मुश्किल है। तो ऐसे में जब पाकिस्तान को ऐसा लगा है कि कश्मीर को डिस्टेबलाइज नहीं कर सकते, तो वो एक रिलेटिवली स्टेबल साइड ऑफ द गेम में आ गया है, वो है जम्मू 1990s के बाद से मोर और लेस, इवन 2000s के बाद से मोर और लेस एक बहुत ही स्टेबल एरिया रहा है। तो जो अब हम ये अटैक्स की बात कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली अटैक्स का सिलसिला बहुत लंबे टाइम से शुरू हुआ है। जब से 370 हटाए, तब से वहाँ पे कुछ नए सूडोनिम वाले ऐसे संगठन आए हैं जो कि खुद को बोलते हैं कि ये बेसिकली कश्मीरी रेजिस्टेंस के रूप में है। इंडियन गवर्नमेंट के बारे में उन्हें लगता है कि वो एक तरीके से एक कॉलोनियल फोर्स है, एक ऑक्यूपाइंग फोर्स है और उन्हें हटाना पड़ेगा। और इन संगठनों को एक ऐसा रूप या नाम दिया गया है, या दोनों ऐसे दिए गए हैं, रूप और नाम दोनों, कि सुन के ऐसा लगे इनका किसी तरीके के आतंकी संगठन से कोई नाम नहीं है, किसी तरीके के पॉलिटिकल संगठन, पॉलिटिकल मोटिव के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो नए निकले हैं, ये पुराने आतंकवादी संगठनों के ब्रांड्स हैं, नए ब्रांड्स हैं या नए सब्सिडरीज हैं। और बस ये जो हम नया ब्रांडिंग देखते हैं, ये 370 के बाद से एक ग्लोबल नैरेटिव इंडिया के अगेंस्ट सेट करने का एक तरीका है। तो अब हम चलते हैं दिसंबर 2023, जहाँ पे पहला ये कंटिन्यूअस अटैक का सिलसिला चालू होता है। वो है डेरा की गली, जो कि पुंछ राजौरी सेक्टर में आता है। और वहाँ पे हमारे 4 जवानों पे एम्बुश किया जाता है। एम्बुश बहुत ही ब्रूटल था, बहुत ही भयानक था। हमारे 4 जवान शहीद हो जाते हैं। उनमें से 2 जवानों की कॉफिन्स सील्ड आते हैं। अब जब मैं बोलता हूं कि उनके कॉफिन्स सील्ड टाइट आए हैं, यानी कि उनको खोल के नहीं देखा जा सकता, उसका मतलब क्या होता है? जो लोग इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं वो समझते होंगे कि सील्ड कॉफिन का आने का मतलब क्या होता है। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अनफॉर्चुनेटली जिस आतंकवादी संगठन ने इस चीज़ का, इस एम्बुश को कैरी ऑन किया था, उसने प्रोपागेंडा के लिए उसके फुटेजेस पब्लिक किए थे और एज अ प्रूफ दिखाया गया था कि वो कॉफिन्स क्यों सील टाइट थे। तो यहाँ से एक लाइन लगती है, करीबन 10 या 12 इंसिडेंट्स होते हैं और 20 हमारे जवान अब तक जा चुके हैं दिसंबर से। 20 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, मैं एग्जैक्ट नंबर्स पे नहीं काउंटर कर रहा हूँ इस चीज़ को। बट अनफॉर्चुनेटली टोटल मैं यहाँ पे कहीं पे वो पूरा स्टैटिस्टिक्स डाल दूंगा। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़
ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल इंडिया के कंट्रोल में नहीं है और जम्मू जो रीजन है थोड़े टाइम तक अनस्टेबल ही रहेगा। हालांकि आई एम श्योर इंडियन आर्मी इस पे काम कर रही होगी। सम सॉर्ट ऑफ सर्पविनाश 2.0 किया जाएगा या 3.0 किया जाएगा। अब हम चलते हैं मोटिव पे। जब हम जम्मू एंड कश्मीर एज ए होल की बात करते हैं तो हम समझेंगे कि 370 के बाद से मोर और लेस कश्मीर में टेररिस्ट अटैक्स बहुत कम हो गए हैं, यानी कह सकते हैं कि ना के बराबर हो गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान जैसे देश का एक मोटो ये रह सकता है जो कि जिसका एंटायर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कश्मीर के अराउंड रिवॉल्व करती है, उनका ये मोटो रह सकता है अगर 370 हटने के बाद इस रीजन में स्टेबिलिटी आती है, डेवलपमेंट आती है, जिसकी की बहुत कोशिश भी की गई थी हमारे सरकार द्वारा, कि इनफैक्ट की जा रही है एज वी स्पीक। इंडस्ट्रीज लाने की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स आए हैं जम्मू कश्मीर में, कश्मीर रीजन में पहली बार फिल्म्स की शूटिंग हो रही है, सिनेमा घर खुल रहे हैं, कुछ प्रिलिमिनरी एग्रो इंडस्ट्रीज़ का इन्वेस्टमेंट आया है, ऐसी कई सारी अच्छी चीज़ें हो रही है। तो अगर ऐसे में ये रीजन जो है स्टेबलाइज हो जाता है तो एक तरीके से पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कम्प्लीटली अपना एग्जिस्टेंस जस्टिफाई नहीं कर पाएगी। और यही कारण है कि जब उन्हें कश्मीर में कोई लूप होल नहीं दिख रहा है तो जम्मू जो कि रिलेटिवली स्टेबल हुआ करता था पिछले साल से पहले तक, अब उसको एक तरीके से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है। और ये पहली बार नहीं है। 1989 में जब वहाँ पे आतंकी सिलसिले शुरू हुए थे तब भी जम्मू बहुत डिस्टेबलाइज हो गया था, इससे ज़्यादा ही हुआ था इनफैक्ट। और इसलिए हम कह सकते हैं कि विद टाइम जम्मू पे काबू कर लिया जाएगा। आई एम वेरी होपफुल, आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस, बट इन एनी केस चीज़ को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। एक बुरी बात जो लगती है मुझे इस सिचुएशन में वो है हमारे सरकार की, हमारी प्रधानमंत्री जी की चुप्पी। प्रधानमंत्री मोदी यूजुअली बहुत ही वोकल रहे हैं एक तरीके से मनमोहन सिंह को क्रिटिसाइज़ करने में, राइटली सो, कि वो हर बात पे चुप रहा करते थे और हर की इशू पे मनमोहन सिंह कम बोला करते थे या फिर बोला ही नहीं करते थे। अनफॉर्चुनेटली एक कहावत है, यू बिकम व्हाट यू हेट द मोस्ट, और अनफॉर्चुनेटली मुझे मोदी जी भी वहीं जाते दिख रहे हैं। अब कोई कहेगा कि एक्शन देख लेना, एक्शन आएगा तो मैं खुद वीडियो बनाऊंगा तारीफ करने के लिए, बट एज आई रिकॉर्ड दिस वीडियो कोई एक्शन नहीं हुआ है। इनफैक्ट इसको ठंडे बस्ते में डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। इट इज़ मेड टू लुक बिजनेस एज यूजुअल विच इट शुडंट बी। तो अब हम इन एम्बुश के या इन अटैक्स के पैटर्न्स पे चलते हैं। इन जितने भी अटैक हुए हैं जम्मू रीजन में, ये बहुत ही दो पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हैं। उनमें से एक पहला पैटर्न है आर्मी कॉन्वॉयज या किसी भी बस या ट्रक को टारगेट करना। और इसमें आगे बढ़ने से पहले बोलूँगा, ये जम्मू राजौरी वाला सेक्टर जो है या फिर पूरा जम्मू वाला पार्ट है जहाँ पे ये अटैक्स हो रहे हैं, एक तरीके से इनका टेरेन हिली है प्लस फॉरेस्ट है, तो ये अपने आप में एक कॉम्बैट ऑपरेशंस कैरी ऑन करने के लिए बहुत ही अनफेवरेबल सिचुएशन है। ऐसे सिचुएशंस में एम्बुश करने वाली पार्टी के पास एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रहता है, और जो पार्टी डिफेंड कर रही है वो ऑलवेज इनिशियली या फिर ऑल थ्रू आउट डिफेंसिव मोड में रहती है। तो पहला पैटर्न की अगर हम बात करें तो पहला पैटर्न है, एक ट्रक जा रहा होता है, एक बस जा रहा होता है, जब वो एक ऐसे टेरेन पे पहुंचता है, एक ऐसे लोकेशन पे पहुंचता है जहाँ पे एक साइड पे खाई हो और एक साइड में जंगल हो, और हिली जंगल्स हैं मोस्टली चढ़ाई के टाइम पे या फिर किसी भी हिली एरिया में, तो उस बस को रोका जाता है। जंगल से, एक साइड के जंगल से आतंकवादी आते हैं, हमला करते हैं, कैजुअलिटीज़ होती है, और उसके बाद ये आतंकवादी छुप जाते हैं अपने जंगलों में। इन्हें पकड़ना फिलहाल के लिए बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि दे आर यूजिंग एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कहा जा रहा है ये टर्की और चाइना से प्रोवाइड किए गए हैं, हालांकि ये थोड़ा सा अनवेरीफाइड ही है, बट कुछ ऐसे फुटेजेस आए हैं जिन टेररिस्ट को मारा गया है उनके स्टॉक से, जिससे यही लग रहा है कि ये मोस्टली चाइनीज़ और टर्किश इक्विपमेंट्स हैं। ये कैसे वहाँ पहुँचे हैं ये एक बाद की बात है, ये एक सेपरेट टॉपिक है। ये चाइना, टर्की एंड पाकिस्तान कोल्यूजन, इट्स अ सेपरेट टॉपिक दैट आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन। बट अब हम आगे चलते हैं सेकंड पैटर्न पे। सेकंड पैटर्न ये है कि पहले एक इंटेलिजेंस इनपुट आती है आर्मी के पास, फिर वो
उस टेरेन में जाते हैं, जम्मू रीजन जैसे कि मैंने बताया हिली प्लस फॉरेस्ट, और पता चलता है कि वो एक तरीके से एम्बुश सेटअप किया गया था उन्हीं टेररिस्ट द्वारा, और हमारे कम से कम 4 से 5 जवान हर ऐसे ऑपरेशन में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये 2 पैटर्न्स जम्मू के केस में बहुत कॉमनली देखे जा रहे हैं। अब हम एक इशू को डिस्कस करेंगे, वो है रोल ऑफ ओवरग्राउंड वर्कर्स। ओवरग्राउंड वर्कर्स मोस्टली लोकल होते हैं और ये आतंकियों की हेल्प करते हैं वाइल दे आर इन आवर टेरिटरी। ये हर किस्म की हेल्प होती है, दैट इंक्लूड्स फूड, शेल्टर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंटेलिजेंस ऑन मूवमेंट ऑफ आर्मी कॉन्वॉयज एंड मेनी थिंग्स लाइक दैट। और इन सभी एम्बुशेस में एक कॉमन चीज़ यही पाई गई है, द रोल ऑफ OGWs। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हियर इज कि इंडियन गवर्नमेंट जो है इन OGWs को अंडर आवर लॉ प्रोसिक्यूट नहीं कर रही है प्रॉपरली, एंड इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये हो सकता है कि वो प्रॉबेबली लोकल पॉपुलेशन को एक तरीके से अपीस करवाने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द अपकमिंग इलेक्शंस। क्योंकि आई डोंट थिंक कि लोकल लेवल पे लोकल पुलिस को, लोकल आर्मी के इंटेलिजेंस ग्रिड को पता नहीं है कि इंटेल कहाँ से सप्लाई हो रहा है लोकल लेवल पे। सो आई डोंट थिंक कि हमें नहीं पता कि OGWs हु आर द प्रोबेबल OGWs, सो इनके ऊपर प्रॉपरली लॉफुल प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शन जीतना है, नेताओं को इनको अपीस करना नहीं चाहिए, क्योंकि वी आर पेइंग अ वेरी हैवी प्राइस फॉर दिस, एंड इफ वी डोंट मेंड आवर वेज द प्राइस विल इंक्रीज फर्दर। सेकेंड है, बहुत टेक्निकल रीज़न है। सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि वेन एवर यू सी एक अटैक होता है, तो अगर हम फुटेजेस को एनालाइज करें तो हम पाएंगे कि देयर इज एन लैक ऑफ इवन बेसिक इक्विपमेंट्स फॉर आवर आर्मी। फॉर एग्जाम्पल, ये सभी अटैक्स हुए हैं जम्मू वाले स्पेशली, तो आप देखेंगे इस सभी कॉन्वॉयज में अच्छे खासे अमाउंट में लोग जा रहे थे और बहुत ही अनप्रोटेक्टेड व्हीकल्स में जा रहे थे। दीज आर नॉट आर्मर्ड ट्रक्स। अगर आप US आर्मी को देखेंगे या फिर इवन चाइनीज़ या फिर किसी भी यूरोपियन कंट्री के आर्मी को देखेंगे, हॉट रीजन्स में जहाँ पे एक्शंस कभी भी हो सकते हैं, काइनेटिक एक्शंस कभी भी हो सकते हैं, वहाँ पे ये लोग बहुत ही एटलीस्ट बेसिक लेवल के आर्मर्ड व्हीकल यूज़ करते हैं। और अगर कोई ये बोलेगा कि इंडिया में आर्मर्ड व्हीकल्स की कमी है, आई डोंट अग्री एट ऑल। मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दूंगा जो कि किसी भी मूविंग कॉन्वॉय को एक बेसिक प्रोटेक्शन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ कि वट आर मे बी द रिक्वायरमेंट्स, दीज टेररिस्ट आर यूजिंग स्टील कोर बुलेट्स, सो आई थिंक एनीथिंग बिटवीन STENAC 3 and 4 level of protection, even 2 level of protection can help up to some limit. And STENAC 4 महंगा हो जाता होगा, STENAC 2 and 3 एटलीस्ट विल इंश्योर कि हमारी आर्मी, हमारे जवानों को एक फाइटिंग चांस मिले ऐसे सिचुएशन में। अभी तो क्या होता है कि वो सीधा अटैक करते हैं स्टील कोर बुलेट से और सीधा सीधा गोली लग जाती है, एंड देयर इज नो फाइटिंग चांस फॉर आवर जवान्स। इन दैट केस रिक्वायरमेंट इतनी हाई फाई नहीं है कि वी रिक्वायर माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल, वी कैन जस्ट गेट सम बेसिक स्टफ लाइक द मेधानी armored bus and some products from the Tata, some products from the Ashok Leyland and some products from the Kalyani strategic systems, जो कि हमारे बिल में फिट हो सकते हैं इजीली। हमें इतने महंगे सिस्टम्स की ज़रूरत नहीं है इस सिचुएशन के लिए। वी कैन डू विथ फार चीपर ऑप्शंस विथ अ हायर सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी फॉर आवर जवान्स। सेकेंड है, अगर आप अगेन फुटेजेस को एनालाइज करोगे, हम देखेंगे कि हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं फाइटर जेट्स पे, LCH प्रचंड पे, स्ट्राइकर पे, रफाल्स पे एंड ऑल दैट थिंग, बट ये सब प्लेटफॉर्म लेवल अपग्रेडेशन है। हमने इन्फेंट्री लेवल अपग्रेडेशन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया है। जो किया है वो थोड़ा सा पैचेस में काम किया है, इधर थोड़ा, उधर इस यूनिट ने थोड़ा सा ये खरीद लिया, उस यूनिट ने थोड़ा सा वो खरीद लिया। यस, थोड़ा बहुत काम हुआ है, लाइक इन टर्म्स ऑफ द बेसिक राइफल वी आर गेटिंग द न्यू AK-203I assault rifles, but again this is only one part of it. We need a standardized bulletproof jacket, we need standardized helmets, we need standardized night vision goggles. एक स्टैंडर्ड US इन्फेंट्री और चाइनीज इन्फेंट्री का स्टैंडर्ड लोड आउट देखेंगे तो ये स्टैंडर्डाइज कर चुके हैं। इनके बेसिक से बेसिक, सबसे छोटे से छोटे इन्फेंट्री मैन जो मैटर नहीं करता कि ये कौन से एरिया में पोस्टेड है, वो पोस्टेड कहीं इराक में हो चाहे US के किसी पीस टाइम स्टेशन में हो, उसका लोड आउट वैसा ही रहेगा। इराक में जाके वो एडवांस्ड हो जाएगा, बट देयर बेस लाइन
loadout is far better than what we have. I saw the basic helmet. We are still using the 1974 helmet. Like, what is that? Why is not there a standardized helmet? Tatas are making very good helmets. MKU is making very good helmets. And I don't understand. Reason क्या है इसका कि we don't have any standardization. अब कोई बोलेगा क्वालिटी नहीं है. MKU is literally exporting this to many other nations. The United States Navy SEALs are using some of the products from MKU. Some of the products of Tatas are going into these Southeast Asian countries. Even I am sure DRDO के पास या फिर किसी PSUs के पास भी ये चीज़ होगी. Why don't you use them? Why is not a standardization in our army? Second है नाइट विजन गॉगल्स. आपने ये रिसेंट ANI का फुटेज देखा होगा जहाँ पे यही डोडा अटैक के टाइम से पे या फिर उसी एनकाउंटर के आसपास रात का फुटेज था. They don't have basic night vision goggles. I am not saying you use a US Navy style panoramic night vision goggle. You take a simple monocular night vision goggle and standardize it to the basic battalions, to the basic infantrymen. जब requirements बढ़ेगी, you provide them with a much advanced fighting package, but at least for the basic infantrymen, get them a basic night fighting capability. In case of डोडा अटैक जो फुटेजेस, जो पब्लिक फुटेजेस है, दे डोंट हैव सिंगल थिंग टू फाइट इन नाइट. दे आर बेसिकली ब्लाइंड. अब हमें ये समझना पड़ेगा कि हम मॉडर्नाइजेशन को एक बहुत ही प्लेटफॉर्म सेंट्रिक समझते हैं कि अब हम ये प्लेटफॉर्म ले लेंगे, अब हमारे पास एक एज आ गया है. बट हम ये नहीं समझते कि एट द एंड ऑफ द डे द एलिमेंट दैट विल फाइट इज द इन्फेंट्री मैन, इज द गाय हु इज अलाइव. He will have to fight. और उसके पास बेसिक गैजेट्स नहीं है. What will he fight with such terrorists who are carrying an M4 mounted with a thermal imaging camera and also mounted with a night vision camera? हमको ये समझना पड़ेगा कि हम अपने एक्विजिशंस को बहुत ही प्लेटफॉर्म सेंट्रिक समझते हैं. हम ये नहीं समझते कि एट द एंड ऑफ द डे जो एलिमेंट सामने दुश्मन से लड़ेगा वो इंसान है. He needs basic equipment, he needs basic gadgets. Does not matter कि आप मार्केट में अवेलेबल द बेस्ट सोल्यूशन ले आए. बेटर होगा कि आप एक ओके सोल्यूशन ले और उसको स्टैंडर्डाइज करें, और जिन यूनिट्स को एक बहुत ही स्पेसिफाइड क्वालिटी चाहिए उन्हें आप हायर क्वालिटी का दें. बट इंश्योर करें कि हर एक इन्फेंट्री मैन के पास एटलीस्ट एक फाइटिंग चांस हो विथ एटलीस्ट ओके सिस्टम. अ मीडियोकर सिस्टम विल ऑल्सो डू. माई thought here is at least something is better than nothing, and right now our infantrymen have nothing. हमारी फ्रंट लाइन यूनिट्स को इक्विप अच्छे से किया गया है, वो फोटो ऑप्स के लिए अच्छा लगता होगा सरकार को, बट हमारी बेसिक इन्फेंट्री अभी भी हेलमेट 1974 वाला यूज करती है, गन पुराने AK-47 एंड इंसास यूज करती है, AK-203 सबके पास नहीं आया है, एंड नाइट इक्विपमेंट मोस्टली किसी के पास भी नहीं होता है. ओनली फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैव दैट. तो हमको एक 2 pronged स्ट्रैटेजी बनानी होगी एक्विजिशंस को लेके. हमें हमारी जो इन्फेंट्री मॉडर्नाइजेशन, इन्फेंट्री लेवल की मॉडर्नाइजेशन है, उसको फोकस करना होगा. इट नीड नॉट बी द फिनसास, द सो कॉल्ड फिनसास विच फेल्ड बेसिकली फेल्ड. इट्स आज हम सुन ही नहीं सकते वो क्या है, कहाँ है. कोई ज़रूरत नहीं है बहुत फ्यूचरिस्टिक बनाने की. मेक द इन्फेंट्री मॉडर्नाइजेशन very realistic. Give them basic head protection, ear protection, basic night vision goggles. Does not matter you need an panoramic night vision goggles with them. A single monocular can do. At least give them a fighting chance and give them good other equipments. Give them good bulletproof jackets. That is my request to the government. एक Apache कम खरीद लो, 2 Apache कम खरीद लो. That can fund a lot of these basic equipment for our infantry guys. चलिए अब थोड़ा हिस्ट्री पे बात करते हैं. तो ये जो रीजन है जम्मू का जो फिलहाल डिस्टेबलाइज्ड है, इसका ये हाल नहीं होता अगर 1965 के वॉर में हम एक बेसिक गलती नहीं करते. एंड वो था हाजीपीर पास. हमने जीत के पाकिस्तान को दे दिया एज ए पार्ट ऑफ पीस. हमें पीस ट्रीटी दिखानी थी, हमको बड़प्पन दिखाना था. एक तो मुझे हमारे नेताओं का ये समझ नहीं आता कि उन्हें इतना बड़प्पन क्यों दिखाना होता है अननेसेसरीली. हर जगह बड़प्पन दिखाना होता है. एंड वी डोंट इवन केयर अबाउट कि हमारे जवानों ने हाजीपीर पास जीतने के लिए कितना खून बहाया, कितने जवान शहीद हो गए, एंड हमारे नेता ऐसे ही दे देते हैं एज अ पार्ट ऑफ पीस. तो फिलहाल जो हालात है, तो मुझे अभी भी ऐसा ही लग रहा है हमारे जो
एस्टेब्लिशमेंट वाले लोग हैं, उन्हें अभी भी पीस चाहिए और उन्हें नहीं लगता है कि जो सरहद पार लॉन्च पैड्स में जो आतंकी भरे हैं उन्हें हमें सीज फायर तोड़ के उन्हें थोड़ा सा टाइट करने की ज़रूरत है। तो उन्हें नहीं लगता ऐसा करना सही होगा। फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उन्हें ऐसा कभी भी नहीं लग रहा है। तो ज़रूरत है फिलहाल एक लोकलाइज्ड स्ट्राइक की। अगर वॉर नहीं कर सकते, एक एयर स्ट्राइक हो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, मुझे नहीं लगता उससे बात बनेगी। हमें एक प्रॉपर लोकलाइज्ड ऑपरेशन करना पड़ेगा। एटलीस्ट हम हाजी पीर पास को लेने की कोशिश कर सकते हैं। पीओके कोई लेने को बोलेगा, बट आई हैव स्लाइट डिसएग्रीमेंट। बट एटलीस्ट हम पीर पांजल एरिया में जो हमारे 1965 वाले गेन्स हुए थे उनको रीटेक करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड देयर इज नो बेटर टाइम देन टुडे, बिकॉज पाकिस्तान बाय इटसेल्फ कैनॉट अफोर्ड ए वॉर. इट डज नॉट हैव द इकोनॉमी टू फंड ए वॉर. वी आर एट अ बेटर पोजिशन बोथ इकोनॉमिकली एंड फ्रॉम अ टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव. और अगर हम इस मोमेंट का फ़ायदा नहीं उठाते हैं तो ये जो हमने जम्मू को डिस्टेबलाइज होते देख रहे हैं ये शायद कश्मीर में फिर से स्टार्ट हो जाएगा और फिर धीरे धीरे ये पुराना 1980s और 90s वाला सीन बन जाएगा. सो थिंग इज दैट वी हैव टू टेक सम रूथलेस एंड पेनफुल डिसीजंस, बिकॉज ये सिचुएशन सुधरने नहीं वाली अनटिल एंड अनलेस हमारी एस्टेब्लिशमेंट कोई कड़े कदम उठाए. एंड कड़े कदम डज नॉट मीन कड़ी निंदा. आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं आगे भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा, आपके बीच आता रहूँगा, अपने व्यू शेयर करता रहूँगा. वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें. धन्यवाद.